जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वकील बाबू में। जैसा कि आप सभी को इस थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एफआईआर होने के बाद किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट पे या कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो कि हमारे ही दोस्त हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये समस्याएं हुई है कि उनके जो भाई पर्दार या जो भी उनकी आपसी पारिवारिक रंजिशें रहती हैं, उसको लेके उनके अगल बगल वाले उनके ऊपर कोई भी झूठा एफआईआर करा देते हैं, जिससे इनकी सरकारी नौकरी में समस्याएं पैदा हो। इस पे पूरा कानूनी हमारी पृष्ठभूमि क्या कहती है, इसका पूरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आज के समय की काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कंसर्निंग इशू है जिसको हमसे पूछा गया हमारे ही दोस्तों के द्वारा, क्योंकि मैं अभी लॉ कर रहा हूँ एट प्रेजेंट टाइम पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दो सवाल पैदा हुआ इसमें कि एफआईआर होने के बाद उनको क्या समस्याएं होंगी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एफआईआर होने के बाद उनको क्या समस्याएं होंगी जो सरकारी नौकरी में पहले से ही हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो अभी स्टूडेंट नहीं, जो पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर कोई एफआईआर करा देता है, झूठा या जो भी सही एफआईआर है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इन दोनों पे बात करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एफआईआर क्या है। एफआईआर का फुल फॉर्म है दोस्तों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब हम देखें कि एफआईआर कब होता है और किस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपराध दो तरीके के होते हैं, आप इसको समझिएगा, एक मोटे ब्रॉडर सेंस में समझने की कोशिश करें तो अपराध दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉग्निजिबल, एक होते हैं नॉन कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल मतलब संज्ञेय अपराध। एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजिबल ऑफेंस में ही हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है तो उस पर एफआईआर नहीं हो सकता। अब हम थोड़ा समझने का कोशिश करें कि कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल क्या होता है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो कोई भी लॉ करने वाला स्टूडेंट नहीं देख रहा है। अगर वो देख रहा है तो उसे ये सारी चीज़ें मे भी पता हो। तो दोस्तों, कॉग्निजिबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध वो होता है जो कि बहुत ही सीरियस और हीनियस क्राइम होते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, किसी व्यक्ति ने किसी के साथ रेप करने की कोशिश की या रेप किया, किसी व्यक्ति ने किसी के घर में रॉबरी की, डकैती की, किसी को जान से मारने की कोशिश की, या ऐसे ऐसे और से घिनौने अपराध जो कि अपने आप में ही सुन के ही बड़ी गंदा लगता है, जिसको हम हीनियस क्राइम का नाम देते हैं, वो कॉग्निजिबल ऑफेंस में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति कॉग्निजिबल या संज्ञेय अपराध करता है तो उनके ऊपर पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, जो कि एक हमारे केस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में जाता है और वो बताता है कि किसी फलाने व्यक्ति ने ऐसा फलाना एक संज्ञेय अपराध किया, तो पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी कि उस पर ये एफआईआर रजिस्टर करें। पुलिस कभी भी मना नहीं कर सकती है कि हम एफआईआर नहीं रजिस्टर करेंगे, ये उसकी मैंडेटरी ड्यूटी है, उन्हें एफआईआर रजिस्टर करनी होगी। अब दोस्तों समझिए, एक चीज़ क्लियर हो गई कि एफआईआर रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ संज्ञेय अपराध में ही होगा, यानी कोई व्यक्ति अगर संज्ञेय अपराध किया है तो उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होंगे। और अब हम समझेंगे एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उन्हें क्या क्या समस्याएं आएंगी। दोस्तों देखिए, एफआईआर किसी के ऊपर होना सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। एफआईआर लगने का मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति अपराध किया ही है, नहीं, ये सिर्फ एक आरोप है। एफआईआर के बाद आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट जमा की जाती है, चार्जशीट जमा करने के बाद ट्रायल होते हैं, ट्रायल के बाद जो है आपका जजमेंट लाया जाता है। जजमेंट में जो भी जजमेंट कोर्ट देती है उसके बाद ये सिद्ध होता है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है या नहीं किया है। लेकिन हमारे देश में यदि आपके ऊपर एफआईआर ही सिर्फ लॉज हुआ तो इस बेस पे भी नौकरियों में काफ़ी समस्याएं आती। तो इसको बहुत ज़्यादा घुमाते ना, हम सीधे पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, जिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन केसेस की जिसमें कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है और उसके ऊपर अगर एफआईआर लॉन्च होता है तो उसे क्या क्या समस्याएं झेलनी होंगी। इसमें सबसे पहले आप देखिए सस्पेंशन। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, कोई व्यक्ति मान लीजिए नौकरी कर रहा है, जैसे मैं मान लीजिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ, ठीक, मान लीजिए एसएससी के थ्रू या यूपीएससी के थ्रू ही मैं किसी जिले का डीएम हूँ, मान लेना है, होना ना होना अलग चीज़ है, मान लेना है मैं किसी जिले का डीएम हूँ, मेरे ऊपर किसी व्यक्ति ने एफआईआर रजिस्टर कराया। एफआईआर सिर्फ और सिर्फ संज्ञेय अपराध में होगा, ये बात आपको पता है। अब संज्ञेय अपराध भी मेरे ऊपर क्या लगाया गया है, मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं कि रेप के कि क्या, जो भी चार्जेस लगाए गए हैं मेरे ऊपर एफआईआर लगा। एक ये होता है कि जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, पुलिस मेरे को अरेस्ट की,
पुलिस मेरे को जैसे ही मेरे घर से उठाई, उसके 24 घंटे के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। ये पुलिस की ड्यूटी है। 24 घंटे से ज़्यादा वो थाने में मुझे नहीं रख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर वो मुझे मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं। उसके बाद दो कॉन्सेप्ट पैदा होता है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। मेरे ऊपर, मैं कोई डीएम हूँ किसी जिले का, मेरे ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च हुआ मर्डर का, पुलिस मेरे को मेरे घर से उठा के ले गई, मैं डीएम साहब, पुलिस मेरे को मेरे घर से उठा के, इवन डीएम को अरेस्ट करने के और भी प्रोसीजर होते हैं, पर अभी आप जनरल पर्सपेक्टिव में समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मेरे ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, पुलिस मेरे को उठा के ले गई, अगले दिन वो मेरे को मजिस्ट्रेट के पास ले गए। अब दोस्तों देखिए, मैं अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, मैं एज अभी भी गवर्नमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ, इवन दो मैं पुलिस के लॉकअप में। उसके बाद मुझे जज साहब के पास ले गया। अब जज साहब सारी चीज़ें पढ़ेंगे एफआईआर में कि कौन सा सेक्शन मेरे ऊपर लगा है, कौन सा अपराध मैं किया हूँ। वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जज साहब अब क्या करेंगे, या तो मुझे, अगर वो जितने भी चार्जेस मेरे ऊपर लगे हैं वो बहुत छोटे मोटे अपराध हैं, तो जज साहब मुझे तुरंत बेल दे देंगे और इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बोल देंगे। अगर वो अपराध संगीन है और वो अपराध कॉग्निजिबल भी प्योर हीनियस हैं, जैसे मर्डर, रेप, रॉबरी, डकैती के अगर वो अपराध हैं, तो जज साहब मुझे अगर पुलिस कस्टडी में फिर भेजते हैं और वो पुलिस कस्टडी 48 घंटे से ज़्यादा की है, तो मुझे सरकार तुरंत नौकरी से सस्पेंड कर देगी। आप ध्यान दीजिएगा, अगर पुलिस कस्टडी मुझे 48 घंटे की ज़्यादा की दी जा रही है तो सस्पेंशन मेरे खिलाफ आ सकता है, गवर्नमेंट मेरे को सस्पेंड कर सकती है। आपको ये चीज़ें क्लियर हों। अब एक चीज़ और समझिएगा सर, मेरे को सस्पेंड किया जा सकता है कब, जब पुलिस कस्टडी 48 घंटे से ज़्यादा मेरी हो जाएगी, तब मैं गवर्नमेंट ऑफिसर सस्पेंड किया जा सकता है। अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कितने टाइम के लिए सस्पेंड किया जाएगा। मैं अपना ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, मेरे ऊपर मर्डर के एफआईआर रजिस्टर किए गए, मैं गया जज साहब के पास, मुझे 24 घंटे के अंदर ले गया गया, मुझे 48 घंटे से ज़्यादा 4 दिनों की 5 दिनों की पुलिस कस्टडी दी गई, 100% मेरा सस्पेंशन आ जाएगा, मैं सस्पेंड हो जाऊँगा। अब समस्या होती है कि मैं कितने टाइम तक सस्पेंड रहूँगा। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उस केस का नाम है अजय कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अजय कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को कितने टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ आप समझिएगा, मान लीजिए पुलिस कस्टडी जज साहब ने दे दी मुझे, 5 दिनों की पुलिस कस्टडी। पुलिस के पास अब ये राइट्स है और पुलिस की ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन 60 या 90 दिनों के अंदर करके चार्जशीट जमा करनी है। क्राइम अगर क्रिमिनल हीनियस क्राइम है तो 90 दिन, क्राइम अगर बहुत सीरियस नहीं है तो 60 दिनों के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है और चार्जशीट जमा करनी है। इस केस में जो मैं अभी आपको बताया, अजय कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर चार्जशीट 90 दिनों के अंदर पुलिस नहीं फाइल कर पाती है तो उस गवर्नमेंट ऑफिसर का सस्पेंशन खत्म कर दिया जाएगा, फिर से वो एज इट इज अपने सर्विस में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा सर कि 90 दिनों के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट नहीं जमा की गई तो वो व्यक्ति जिसका सस्पेंशन लेटर लाया गया है उसका सस्पेंशन खत्म किया जाएगा, सस्पेंशन, और फिर से वो गवर्नमेंट जॉब में एज इट इज काम करने लगेगा 90 दिन। अगर 90 दिन के अंदर चार्जशीट जमा कर दी जाती है तो फिर उसके बाद ट्रायल चलेगा और चार्जशीट जमा करने के बाद जज साहब को देखने के बाद वो सस्पेंशन लेटर को कैंसिल कराएंगे, नहीं कराएंगे, ये उनके डिस्क्रिप्शन पे है। यानी आपकी चार्जशीट जमा हो गई, अब आपके ऊपर ट्रायल चलेगा, फिर जजमेंट आएगा। इस समय तक आपकी सस्पेंशन बरकरार रहेगी। अगर 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं जमा हो पाती है तब आपका सस्पेंशन खत्म कर दिया जाएगा। ये हुआ उस केस में जिस केस में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है और उसके ऊपर एफआईआर किया गया है। तो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे अब हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उस संदर्भ में यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर देता है तब क्या वो सरकारी नौकरी पा पाएगा कि नहीं पा पाएगा, उसमें क्या समस्याएं आएंगी, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए, बहुत ही क्लियर कट अगर मैं बात करूं तो इस पर कोई क्लियर रूल नहीं गवर्नमेंट के साइड से है, नहीं इस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, नहीं कोई एक्ट है। सिर्फ एक केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। उस केस में कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम सारी चीज़ें आकलन करते हैं। यानी कि अब यहाँ सवाल फिर पैदा होगा कि क्या इसमें जब कोई नियम कानून नहीं है तो कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। तो दोस्तों ये टोटल आपके उस डिपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है जिसके लिए आप जॉब के लिए अप्लाई किए हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या करती है क्या नहीं। थोड़ा सा इसे और समझने की अब हम कोशिश करेंगे, 2 मिनट ध्यान से आप सुनिएगा। एक केस आया था सर, अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप इसको सर्च भी करेंगे, पीछे आपको दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें। अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, थोड़ा सा गौर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर, पहली लाइन अगर आप सबसे पहले ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि किसी के ऊपर अगर एफआईआर रजिस्टर होता है
और वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वो उस डिपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन पे होगा कि वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उसे जॉब देगी कि नहीं देगी। अब आप और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर जो एफआईआर उस व्यक्ति के ऊपर किया गया है वो एफआईआर पूरा सीरियस है, हीनियस क्राइम के लेके एफआईआर किया गया है, या कोई ऐसा एफआईआर जो कि उसकी मोरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है दोस्तों पूरी तरह से नैतिक पतन, यानी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हत्या का आरोप है तो ये पूरी तरह से मान के चला जाता है, किसी व्यक्ति के ऊपर रेप का आरोप है तो वो समाज में उसका नैतिक पतन हो जाता है दोस्तों। साबित होना ना होना वो आगे की चीज़ है। हमारे देश की वैसे भी ट्रायल सिस्टम कितना लंबे समय तक 20 साल 50 साल तक ट्रायल चलते हैं, व्यक्ति को उसी दौरान मौत हो जाती है, उसी दौरान वो इतना जेल में रह लेते हैं, उसी दौरान इतना वो मानसिक प्रताड़ना झेल लिए रहते हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा कि ये उस डिपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, परंतु ये डिस्क्रिप्शन भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगी कि किसी स्टूडेंट के ऊपर जो भी एफआईआर लॉन्च किया गया है वो एफआईआर कैसा है। अगर एफआईआर ऐसा है कि जिसकी वजह से पूरा मोरल टर्पिट्यूड उसका खत्म हो गया, पूरी नैतिक पतन हो गया है उस बच्चे का, तो उसे जॉब न देना पूरी तरह से उस डिपार्टमेंट का अधिकार है। लेकिन दोस्तों इस केस में और भी बहुत सारी चीज़ें कहेगी, तो आप सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठा फाल्स एफआईआर करता है छोटे मोटे चीज़ों को लेके, छोटी मोटी लड़ाई लेके या छोटी मोटी चोरी को लेके या कोई छोटा मोटा अधिकार अपराध जो कि किसी को आप 2 थप्पड़ मार दिए, इसको लेके अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर एफआईआर करता है तो उसको लेके डिपार्टमेंट आपको जॉब से नहीं वंचित रखती है। दोस्तों इसका नियम क्या है, जब आप किसी भी जॉब को लेके अप्लाई करते हैं, किसी भी जॉब के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे एक कॉलम में ज़रूर पूछा जाता है कि क्या इसके पहले आपके ऊपर कोई एफआईआर हुआ है, क्या आपको किसी दोष में सज़ा दिया गया है, क्या आपको किसी दोष के लिए बरी किया गया है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि कोई भी स्टूडेंट इस जानकारी को छिपाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति इसे छिपाने की कोशिश करता है और बाद में इन्वेस्टिगेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यदि पता चलता है कि ऐसी कोई चीज़ें थी, इवन दो आपके ऊपर कोई आरोप लगा था जो कि आरोप आगे चल के कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था कि आरोप गलत है, फिर भी अगर इसे आप मेंशन नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट के पास ये डिस्क्रिप्शन है कि आपको नौकरी नहीं देगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस केस के जजमेंट के थ्रू जब भी आपसे फॉर्म भरते टाइम कोई भी चीज़ें पूछी जाए तो आप साफ तौर पे क्लियर जो भी हकीकत रही है उसको मेंशन करिए, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप सर्विस के लिए अप्लाई करें वो डिपार्टमेंट बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी चीज़ें पता करेगी। तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें, बताना आपको ज़रूर है। इसलिए एक मैं छोटा सा और इंसिडेंस बताता हूँ। एक हमारे ही दोस्त थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने, मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि उनकी थोड़ी प्राइवेसी है, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। उनके ऊपर एक आरोप लगा था उससे पहले, जो कि आरोप कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। वो आरोप गलत थे, इन्हें पूरी तरह से केस से बरी कर दिया गया था। परंतु इस व्यक्ति ने अपने फॉर्म भरते टाइम जब पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कभी भी कोई आरोप था जिसे बरी कर दिया गया हो या जो भी, तो इस व्यक्ति ने उसको नहीं डाला। इस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं थे। जॉब इसे मिल गई। जॉब के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ा गया कि इनके ऊपर पहले एफआईआर हुआ था जिसको कोर्ट ने खारिज बाद में किया। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद जब डिपार्टमेंट ने इनकी नौकरी इनसे छीन ली, इन्होंने काफ़ी सारी उसके बाद पिटीशंस डालें ये वो, तो कोर्ट ने भी हेल्ड किया कि ये आपकी गलती है। जब साफ तौर पे आपसे कहा गया था कि आपको ये चीज़ें फॉर्म भरते टाइम मेंशन करनी है, इवन तो आपकी गलती रही हो ना रही हो, आपको सज़ा हुई हो ना हुई हो, आपके ऊपर एफआईआर हुआ हो ना हुआ हो, फिर भी अगर आपने ऐसा नहीं किया तो डिपार्टमेंट कुछ भी कर सकती है। इसलिए इस केस का रेफरेंस लेते हुए मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप जब भी फॉर्म भरें जो भी असलियत हो उसको ज़रूर लिखें। अब दोस्तों यहाँ 2 चीज़ें और फिर सामने आती हैं कि अगर मान लीजिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसके पहले एफआईआर हुआ है तो इसको आप अपने फॉर्म में मेंशन करेंगे। लेकिन मान लीजिए फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, एग्ज़ाम के 2, 4, 10 दिन पहले कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हो गया कि किसी ने आपके ऊपर एफआईआर कर दिया। अब इसको लेके आप क्या करेंगे दोस्तों? तो इसको लेके सबसे बड़ी बात है कि आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, इफ़ यू आर क्वालिफाइड देन कंग्रेचुलेशन टू यू। उसके बाद आप एक पूरा एफिडेविट लिख के उस डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे कि ऐसा ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ इस समय पे हुआ जिसको मैं फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकता था उस टाइम। फिर वो एफिडेविट का इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर उस डिपार्टमेंट को जैसा ठीक लगेगा वो वैसा करे। अब दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूजन ये है कि जिनके ऊपर अगर किसी के भी ऊपर एफआईआर हो जाता है वो अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर ही रहे हैं, वो अगर अपराध बहुत ही हीनियस है तो बिल्कुल डिपार्टमेंट आपकी जॉब रोक सकती है। अदरवाइज अगर वो अपराध नॉर्मल है, छोटे मोटे अपराध से रिलेटेड, तो वो डिपार्टमेंट आपको नौकरी में एज इट इज़ बहाली कर लेगी, आपको नौकरी पे रख लेगी। दोस्तों सिर्फ ये 2 केसेस हैं जिसके रेफरेंस में हम
एफआईआर किसी व्यक्ति के ऊपर हो और उसकी नौकरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम सिर्फ इस दो केसों का रेफरेंस लेके आपसे बात कर सकते हैं। अन्यथा हमारे देश में कोई भी बहुत क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, फिर भी इन 2 केसों का रेफरेंस लेते हुए गवर्नमेंट ऐसे काम करती। तो आप निश्चिंत रहें, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें दोस्तों, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बिलो दिस वीडियो। एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमसे कोई भी गलती हुई हो दोस्तों तो माफ़ करिएगा। जय हिंद।